गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो शीट का टाइटल क्या है। शीट का टाइटल है ए टफ कॉल। ए टफ कॉल। ए टफ कॉल का क्या मीनिंग होता है जी? ए टफ कॉल का मीनिंग होता है, इसको लिंक करो। एक टफ कॉल का मीनिंग होता है एक डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई मुश्किल निर्णय कई बार हमें ज़िंदगी में लेना पड़ता है, तब आप उस सेंस में इस ईडियम को यूज़ कर सकते हो कि यस आई हैव टेकन दैट डिसीजन बट इट वाज ए टफ कॉल। याद कैसे रखोगे भाई? याद ऐसे रख लेना कि फ़ोन आया और फ़ोन पे बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, उस टाइम पे आपने डिसीजन ले लिया, वो कॉल आपके लिए कैसी हो गई? टफ हो गई। इस तरीके से लिंक कर लो, ठीक है। अब करते हैं कुछ एरर प्रैक्टिस। देखो क्या एरर कहता है। एरर कहता है देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक। तो ना इसके अंदर सिंपल सा एरर मिला, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होता। देखो पोइट्रीज नहीं होता। पोइट्री तो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो पोइट्रीज तो नहीं होना था, पोइट्री होता। लेकिन पोइट्री से भी बात नहीं बनती क्योंकि आगे आर लगा रहा था। तो फिर क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस आया जी दो चीज़ों में। एक होती है पोयम और एक चीज़ होती है क्या? पोइट्री। एक होती है पोयम और एक होती है पोइट्री। ये जो पोयम है ये काउंटेबल है, तो भाई पोयम भी होता है और पोयम्स भी होता है, लेकिन पोइट्री ही होता है, पोइट्रीज नहीं होता। होता क्या है एक्चुअली में? देखो कविता होती है ना, कोई शेर वगैरह, जब कोई शायर वगैरह कुछ लिखता है कहानी वगैरह, तो जब वो तैयार कर देता है ना अपनी रचना को, तब उसे कहते हैं पोयम। एक लिखी तो कहोगे पोयम, एक से ज़्यादा लिखी तो आप क्या कहोगे? पोयम्स। लेकिन जो पोइट्री होती है ना, एक्चुअली में पोइट्री तो एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का? लिटरेचर को क्रिएट करने का, यानी पोयम को लिखने का प्रोसेस होता है। पोइट्री होती क्या है एक्चुअली में? पोइट्री इज़ ए प्रोसेस। पोइट्री ना एक प्रोसेस होती है। किस चीज़ का प्रोसेस होती है? ऑफ क्रिएटिंग लिटरेचर, ठीक है। कोई चीज़ की रचना करने के प्रोसेस को हम पोइट्री कहते हैं। तो भाई ये जब प्रोसेस है तो प्रोसेस का प्लूरल क्यों बनाओगे? प्रोसेस तो अपने आप में ही एक सिंगुलर है, अनकाउंटेबल कहेंगे इसको, सिंगुलर भी नहीं कहेंगे। इसीलिए मुझे पता लगा कि आर था, देयर आर। अब आपको पता होगा, हमने कई बार सीखा है कि इट और देयर जो होता है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। देयर इज ए बॉय, देयर वॉज ए किंग। तो सब्जेक्ट बन तो देयर रहा है, लेकिन एक्चुअली में सब्जेक्ट कौन होगा? जो इसके बाद में होगा। कई बार कहते नहीं है देयर वॉज ए बॉय, लो मैंने ऐसे बोल दिया देयर वॉज ए बॉय। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वर्ब देयर के लिए थोड़ी आई। मैं तो ऐसे भी कह सकता था देयर वर टू बॉयज, यानी ये वर्ब ना देयर के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आई। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था जिसने इस नाउन का इंट्रोडक्शन करवा दिया, ठीक है। यानी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई? वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग आई। तो भाई वर्ब आ रही थी आर आ रही थी, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई प्लूरल चाहिए। नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। इसीलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पोएम्स लगाना पड़ेगा। देयर आर नो पोएम्स इन माई बुक, ठीक है। आगे कहते हैं दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। देखो दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे। एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन कब है? जब उनके जस्ट बाद में कोई वर्ब आए। एडजेक्टिव कब है? जब उनके जस्ट बाद में कोई नाउन आ जाए। तो देख लो एडजेक्टिव है क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है जी? एडजेक्टिव है क्योंकि इसके जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन आ रहा है। दैट हाउस, ठीक है। इज़ क्या है? इज एम आर वॉज वर के बाद जब भी कभी वर्ब आएगी तो अपनी या तो थर्ड फॉर्म पे है या फिर V1 प्लस ING पे है। थर्ड फॉर्म में आती है तो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। और इनडेफिनेट टेंस होता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आ रही है, तो पैसिव वॉइस है। हाउस अपने आप नहीं बनाया, उसे बनाया गया। इस वर्ब का हाउस डूअर नहीं रिसीवर था, या यूँ कह लो एम्फेसाइज करना था ऑब्जेक्ट को, इसलिए पैसिव वॉइस बनाई। यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं थी। एरर कहाँ मिला? एरर मिला स्टोन्स में। एरर मिला स्टोन्स में। यहाँ स्टोन्स नहीं स्टोन आना था। क्यों आना था? कुछ बच्चे शायद सोच रहे होंगे कि जी स्टोन अनकाउंटेबल होता है, तो नहीं बच्चों, स्टोन काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। देखो स्टोन्स काउंटेबल कब होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कई बार बोलते हैं विलेजर्स थ्रू स्टोन्स ऑन दी फोर्सेस। भाई जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया? फोर्स के ऊपर पत्थर फेंके। विलेजर्स थ्रू स्टोन्स ऑन दी फोर्सेस। अब ये इस सेंस में तो प्लूरल हो गया, लेकिन जब इस स्टोन का मीनिंग ना एक मटेरियल की तरह दिखाना हो कि भाई घर किस चीज़ से बना है, घर किस चीज़ से बना है, तो घर स्टोन से बना है। जब इसको मटेरियल की तरह दिखाना हो ना, तब फिर इसके पीछे एस नहीं लगाते।
खाली इसको स्टोन लगाया जाता है और फिर इसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर मटेरियल की तरह ही तो दिखाना था कि घर कैसे बना था जी, स्टोन से बना था, इसीलिए एस हटा देते, करेक्ट हो जाता। आगे कहता है ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। तो हमने तो कितनी ही बार सीख लिया था कि भाई विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन सब में जब भी ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ती हैं तो इनमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। बीच में कोई ये वर्ड आ जाए विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बिसाइड, लेकिन वर्ब उसके बाद यहाँ कोई और सब्जेक्ट आ जाए और यहाँ वर्ब आए, तो ये जो वर्ब आएगी ना, जो ये वर्ब आएगी ये इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो यही चीज़ तो कि ही कैसा था जी, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन था, सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी लगानी थी, सिंगुलर लगानी थी, यानी वर्ब के पीछे एस या एस लगा के उसे सिंगुलर बना सकते थे। तो क्या लगाते आप, ही लाइक्स लगा देते। ठीक है, आगे कहता है वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज़ एट फॉल्ट। व्हेन, वेरी सून, कब रियलाइज किया आपने, वेरी सून, यानी ये तो एक एडवर्ब की तरह काम कर गया। वेरी सून आई रियलाइज्ड, रियलाइज्ड को देख के पता लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। कहता मुझे बहुत जल्दी एहसास हो गया था। दैट, आगे दैट क्या थी जी, दैट एक कंजंक्शन थी, सीखा था, दो वर्ब थी तो कोई एक कनेक्टर चाहिए था, तो दैट एक कंजंक्शन थी। क्या रियलाइज किया मैंने कि ही इज़ एट फॉल्ट। एट फॉल्ट का मतलब होता है उसकी गलती थी। ठीक है, तो भाई पास्ट की बात की ना, यही तो कहा कि बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया था कि गलती उसकी है या उसकी थी। बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया था कि गलती उसकी थी, यानी इस को हटा के वर्ब कैसी लगाते, पास्ट टेंस की लगाते, वॉज बनाते। आगे कहता है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसिस। संतोष है कोई भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगा दी, कैसे रहता है वो, हाउ, बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसिव, जो सिद्धांत वो कहता है ना, प्रोफेसिस का मतलब होता है स्वीकार करना, खुल्लम खुल्ला किसी बात को स्वीकार करना। तो जिन संविधानों को वो स्वीकार करता है उन्हीं पर वो चलता भी है। लेकिन गड़बड़ आई भाई वर्ड की, प्रिंसिपल लगा दिया। देखो ये वाला प्रिंसिपल तो होता है मेन, ये वाला प्रिंसिपल तो होता है मेन। आपने सीखा है क्या, ये वाला प्रिंसिपल तो होता है मेन, आपने सीखा भी होगा, वो पढ़ते थे जब पॉलिटी, उसके अंदर भी आता था प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मेन मुख्य बातें क्या हैं। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मेन होता है। इसका एक मीनिंग होता है प्रधानाचार्य, एक मीनिंग होता है मेन। लेकिन जब सिद्धांतों की बात आती है, जब सिद्धांतों की बात आती है तो फिर ये वाला प्रिंसिपल लगता है ना, प्रिंसिपल ये वाला लगता है ना, EL वाला लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दूसरे वाला प्रिंसिपल आना था, ई वाला आना था। ये थे कुछ छोटे से हमारे एरर्स। आगे देखते हैं, द हेड मास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन डैश गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। देखो आगे प्रिपोजिशन लगानी थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ना ज़्यादातर, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में ज़्यादातर ऑन प्रिपोजिशन ही आती है, याद रखना। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, भाई ऑन प्रेपोजिशन आती है, क्योंकि ना कॉन्ग्रेचुलेशन किस चीज़ पे करते हो आप, किसी ओकेजन पर ही तो करते हो, सक्सेस हो गया कोई ओकेजन ही तो है, और उसको ऑन से दिखा दिया जाता है। इसीलिए ना कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ज़्यादातर ऑन प्रेपोजिशन आती है, और यहाँ भी इस कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में कैसी प्रेपोजिशन आनी थी, ये ऑन प्रेपोजिशन ही आनी थी। ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो जाता, ये फिलर था। आगे कहता है स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। इरेडिकेटेड का मतलब होता है ख़त्म कर दिया गया, उस चीज़ को हटा दिया गया। तो भाई स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड, इरेडिकेट के साथ क्या प्रेपोजिशन लगाए फिर हम, इरेडिकेट के साथ में क्या प्रेपोजिशन लगाए हम, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। तो भाई इरेडिकेट के साथ ना जब बात करते हैं हम इरेडिकेट की, इसके साथ ज़्यादातर कौन सी प्रेपोजिशन आती है जी, इसके साथ में ज़्यादातर फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है। कहाँ से स्मॉल पॉक्स को हटा दिया गया है, कहाँ से इरेडिकेट कर दिया गया है, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से हटा दिया गया है, इसीलिए यहाँ क्या आना था, फ्रॉम आना था। आगे बढ़ो, द पुलिस ऑफर्ड ए डैश फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्टोलन मनी। पुलिस ने क्या ऑफर किया होगा कि भाई इन्फॉर्मेशन देने वाले को चोरी हुए पैसे का इनाम देने, चोरी हुए पैसे की सूचना देने वाले को क्या मिलेगा, बहुत ही आसान सा है, पता नहीं क्यों पूछा CPO ने, एक रिवॉर्ड मिलेगा। पुलिस ऑफर्ड ए रिवॉर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टोलन मनी। आगे कहता है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट, कहता है भाई कोई संभावना नहीं है उनके लेट आने की, आगे लिखता है देयर्स। तो देखो आप पार्ट ऑफ स्पीच पहचानो, यहाँ क्या आना था, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैश यानी कि नाउन, आपको पता होना चाहिए था
क्या कि ऑफ तो कोई एक प्रीपोजिशन थी और हमने कितनी ही बार सीखा प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, लेकिन मैंने आगे देखा कि V1 प्लस ING आ रही थी। क्या आ रही थी आगे जी? V1 प्लस ING आ रही थी। और V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब किसकी तरह काम करती है जी? नाउन की तरह काम करती है। तो भाई कमिंग एक नाउन आ गया, लेट एक एडवर्ब हो गई, बात क्लियर हो गई। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, एक बात आप मुझे बताओ, भले ये V1 प्लस ING थी, जीरेंड था, लेकिन इसको क्वालिफाई तो काम नाउन की तरह कर रहा था, लेकिन क्वालिफाई तो एडवर्ब ही करती, इसीलिए इसने लेट लगाया। अब बात करते हैं यहाँ आता क्या। तो भाई नाउन के लिए उससे पहले क्या आता है? नाउन के लिए उससे पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है। अब देख लो, दे तो एक प्रोनाउन था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, तो वो तो आ ही नहीं सकता था। देम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था, वो भी नहीं आ सकता था। और जो वहाँ पर देयर्स लगा रहा था, जो वहाँ पर देयर्स लगा रहा था, वो एक पोजेसिव प्रोनाउन था, तो वो भी नहीं आ सकता था। तो अकेला ऑप्शन ही क्या बचा? अकेला ऑप्शन ही क्या बचा? एक देयर बचा, जो कि एक एडजेक्टिव था। हालांकि अब तुम थोड़े बड़े बच्चे हो गए हो, तो मेरे हिसाब में ना इसको एडजेक्टिव कहने की बजाय मुझे अब डिटरमाइनर कहना चाहिए। को डेली डोज की 50 सीरीज आने वाली है, तो भाई अब हम थोड़े से बड़े हो गए, हमें ना डिटरमाइनर बोलना चाहिए इसको एडजेक्टिव कहने की बजाय। आगे सीख लेंगे कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। तो क्या आंसर आता है इसका? बी ऑप्शन आता। आज तक सीखते आए थे हम माई, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन अब तुम थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ी सी और डिटेल जान लेना कि ये एक्चुअली में डिटरमाइनर होते हैं। ये एक्चुअली में क्या होते हैं? डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर क्या होता है सीख लेंगे, अगले किसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आगे कहते हैं हिज फ्रेंड डैश अनएक्सपेक्टेडली, उसका फ्रेंड ना अनएक्सपेक्टेडली आ गया, एकदम से ऑल ऑफ सडन उसका फ्रेंड आ गया। ठीक है, तो भाई इसमें तो फ्रेजल वर्ब का एरर था, टर्न अप आना था। टर्न अप का मीनिंग ये होता है कि अचानक से कहीं पर पहुंच जाना या फिर आ जाना। एक टर्न अप का मीनिंग और भी सीखा था। टर्न अप का एक मीनिंग हमने सीखा था किसी की आवाज़ बढ़ाना, रेडियो की आवाज़ बढ़ा दो, पंखा तेज कर दो, तब भी टर्न अप यूज़ कर सकते हो। और एक टर्न अप का मीनिंग ये भी सीखा था, टेलीफोन कॉल का मिस हो जाना सीखा था। एक टर्न अप का मीनिंग ये भी होता है भाई सडनली आ जाना। फ्रेजल वर्ब्स तो याद रखनी पड़ेगी। आगे कहता है जी बेस्ट एक्सप्रेस दी मीनिंग बताओ। बहुत ही आसान सा पेपर था। इलास्टिक, इलास्टिक क्या होता है जी? इलास्टिक क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, कितना ही खींच लो उसको। तो इसका तो एग्जैक्ट ही आंसर क्या था? फ्लेक्सिबल। रबरी नहीं बनता, एक्सपेंसिव महंगा, एक्साइटिंग भी नहीं बनता। एक्साइटिंग होता है जो आपको उत्साहपूर्ण, उत्साह से भर दे। अगला वर्ड आया वैसिलेट। वैसिलेट का मीनिंग क्या होता है? फ्लक्चुएट करना। वैसिलेट का मीनिंग क्या होता है जी? फ्लक्चुएट करना। इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर बनता है वेवर। इसको याद कैसे रखें? इसको याद करो लिंक से। मैंने कैसे लिंक से याद किया था? जब मैं तैयारी करता था मैंने याद किया था वैसिलेट को यूं। मैंने कहा था मैं और मेरा दोस्त एक बारी बाजार में शॉपिंग करने गए, तो वो ना शर्ट खरीद नहीं रहा था, इधर उधर से कभी ये नहीं लेनी वो नहीं लेनी। तो मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा भाई जल्दी से ले ले, वैसे ही लेट हो रहे हैं। क्या कहा मैंने उसको कहा कि जल्दी से ले ले, जल्दी से अपना दिमाग बना ले, फ्लक्चुएट मत कर, इधर उधर मत भटक। भाई इधर उधर फ्लक्चुएशंस मत ला तेरे माइंड में, ये ले वैसे ही आपका क्या हो रहे हैं? लेट हो रहे हैं। तो वैसे लेट का मीनिंग ही था फ्लक्चुएट। और वेव होती है, वेव कैसे चलती है? वेव ऐसे ही तो चलती है, फ्लक्चुएट करती। इसीलिए इसका सिनोनिम क्या माना? वेवर माना। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। अगला वर्ड आया क्यूवर। क्यूवर का मुझे देख के एक और सिनोनिम याद आ रहा है, शीवर। क्यूवर से मुझे एक और सिनोनिम याद आया, शिवर। और एक और सिनोनिम मेरा इसके पास है जी, क्या? ट्रेम्बल। ट्रेम्बल। तीनों का मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। ट्रेम्बल का मीनिंग होता है जी कांपना। शिवर का मीनिंग भी क्या होता है भाई? कांपना। और क्यूवर का मीनिंग भी क्या होता है? क्यूवर का मीनिंग भी होता है कांपना। क्यूवर का मीनिंग भी क्या होता है? कांपना। याद कैसे रखा? बहुत आसान था। क्वीन थी और उसका वर था। भाई एक क्वीन थी, एक रानी थी और उसका वर था। शादी होने लगी तो वर डर के मारे काँप रहा था कि भाई राजा की बेटी है, इससे शादी हो रही है मेरी, डर के मारे बेचारा काँप रहा था। इसी तरह मैंने इसको याद रखा। शी कोई लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, उसका वर भी कट गया। क्या? उसका वर भी उससे डर के मारे काँप रहा था। और अगला वर्ड मैंने लिखा था क्या? ट्रेम्बल। ट्रेम्बल को भाई सीधा सीधा ही याद रख लेना, कोई लिंक वर्ड नहीं था, ये भी होता है काँपना। अगला वर्ड आया जी क्वीर। अगला वर्ड क्या आया जी? क्वीर। क्वीर का मीनिंग क्या होता है? क्वीर का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, विचित्र सी चीज।
क्वीर का क्या मीनिंग होता है जी? स्ट्रेंज, विचित्र सी चीज। ठीक है, आगे कहते हैं इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मीनिंग होता है जी जो कभी गलती ना करे, यानी कि फॉल्टलेस। परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट, काट दिया। फेयर का मीनिंग होता है भाई अच्छा, फेयर चांस होता है। और क्रिमिनल पता ही है, तो इम्पेकेबल का मीनिंग क्या था? फॉल्टलेस था। अगला वर्ड मेरे पास क्या है? इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है जी रुकावट, बाधा। रुकावट, कोई बाधा होना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना, हिंड्रेंस होना। ठीक है, इसका क्या है? एग्जैक्ट सिनोनिम था ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एलमेंट का मीनिंग होता है बीमारी। एलमेंट का मीनिंग होता है बीमारी। इनकैपेबल का मीनिंग होता है असक्षम। एडवांस का मीनिंग क्या होगा? प्रोग्रेस करना। रिड्यूस का कम करना। एक्सटेंड का बढ़ाना। हॉल्ट का मीनिंग होता है रुकना। मैथ में क्वेश्चन नहीं करते टाइम स्पीड डिस्टेंस के, ट्रेन 15 मिनट रुक गई, हॉल्ट का मीनिंग होता है रुकना। डोरमेंट, अगले आए एंटोनिम बताने थे। डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है? डोरमेंट का मीनिंग होता है एकदम लेजी सा, जिसके अंदर बिल्कुल ताकत ना हो, आलसी हो, जैसे आजकल हम सब हो रहे होंगे लॉकडाउन में, वैसा। तो भाई डोरमेंट को कैसे याद रखा? डोरमेंट को ऐसे याद रखा कि एक राजा के दरबार में दूसरा राजा आया और आते ही उस राजा से क्या बोला? उस राजा से बोला कि भाई तेरे डोर पे जो मैन खड़ा है ना, तेरे डोर पे जो तेरा मैन खड़ा है, जो दरबारी खड़ा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्या है रे? आलसी है, वो बहुत ज़्यादा लेजी है। इस तरीके से याद किया था। तो भाई इसका टोरमेंट का मीनिंग होता है लेजी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव। एक्यूट होता है शार्प, एकदम तीव्र। ठीक है, और एबल होता है सक्षम। एब्लेज का मतलब होता है प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करना किसी चीज, किसी दिए वगैरह को, किसी रोशनी को प्रज्वलित करना। और इसी से वर्ब एक और बनती है ब्लेज। ब्लेज का मीनिंग भी होता है जी जलाना, प्रज्वलित करना। ठीक है, इससे मुझे एक और इडियम भी याद आ गई ब्लेज सुन के, ब्लेज दी ट्रेल। ब्लेज दी ट्रेल एसएससी की फेवरेट इडियम है, बहुत बार पूछती है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये इडियम पूछ ही लेती है, हमारे टाइम से ही पूछती आ रही है। ब्लेज दी ट्रेल। ब्लेज दी ट्रेल का क्या मीनिंग होता है? देखो ब्लेज का मीनिंग क्या होएगा भाई? प्रज्वलित करना, जला दी। और ट्रेल का मतलब होता है फॉलो करना। इसको यूं याद करो, एक आदमी ने मशाल जला दी और वो हाथ में पकड़ के इधर उधर चल रहा है और बाकी सारी भीड़ उसके पीछे पीछे इस रोशनी में चल रही है। तो ब्लेज दी ट्रेल का मीनिंग क्या होता है? रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना। टू एक्ट एज ए पायनियर, भाई मार्गदर्शन करना किसी का। ठीक है, रास्ता दिखाना। अगला वर्ड आया जी मेरे पास में शिवेलरस। शिवेलरस का मीनिंग होता है जी बोल्ड, एकदम बहादुर टाइप। शिवेलरस होता है बोल्ड। कैसे याद रखा? ऐसे याद रखा भाई, इसको ऐसे याद रखा कि ज़्यादातर क्या होता है, लड़कों को लड़कियों से बात करने में हेजिटेशन होती है। तो ये लड़का कैसा है? कहते हैं ये लड़का तो ना शी से तो बहुत अच्छे से बात करता है। शी से कैसे बात करता है? वेल, बहुत अच्छे से बात करता है। क्योंकि ये लड़का कैसा है? ये लड़का बोल्ड है। कैसा है जी? बोल्ड है। और इसका सिनोनिम अगर आता तो भाई एक गैलेंट होता है, गैलेंट भी होता है बहादुर। आपने सुना ही होगा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पर गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। वो क्या होता है? बहादुरी के लिए तो अवार्ड मिलता है। लेकिन मुझे तो इसका एंटनिम बताना था, तो इसका जो एंटनिम लगता ना, इसका एंटनिम लगता डेस्टार्डली। डेस्टार्डली का मीनिंग होता है कॉवर्डली, कायरतापूर्ण तरीके से किसी चीज को करना। ये भी एडवर्ब है डेस्टार्डली। कावर्डली भी क्या एडवर्ब है? एमोर्स होता है जी लव। एमोर्स होता है जी लव। और जनरली में ना लव नहीं होता, ये एक लस्ट वाली फीलिंग होती है, तो एक गलत तरीके का प्यार होता है एमोर। कैसे याद रखा? इसको ऐसे याद रखा था भाई, लिंक इसको यूं कर लिया था। कहता है अमर। अमर क्या है? प्यार अमर है। लेकिन ये वाला कैसा प्यार है? ये गलत प्यार है, एक लस्टफुल मीनिंग होता है इसका। ठीक है, अगला वर्ड आया डेफिएंट। डेफिएंट का मीनिंग क्या होता है जी? अवज्ञा करना, किसी चीज को ना मानना। ठीक है, डेफिएंट का मीनिंग होता है किसी की अवज्ञा करना, किसी चीज को और किसी ऑर्डर को नहीं मानना। आगे कहता है एरुडाइट। एरुडाइट को तो मैंने लिंक किया हुआ था स्कॉलर से। एरुडाइट होता है विद्यावान, पढ़ा लिखा व्यक्ति, होशियार व्यक्ति। तो इसका अगर मुझे बताना था ना एंटनिम, तो इसका एग्जैक्ट एंटनिम लगता है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होता है अज्ञानी, जिसे अज्ञानी नहीं है। क्रूड का मीनिंग भी होता है असभ्य टाइप, गवार टाइप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है डेस्पेयर। डेस्पेयर होता है जी निराशा। डेस्पेयर होता है जी निराशा। ठीक है, और निराशा है तो यहाँ पर क्या आ गया? होप आ गया। होप क्या होती है जी? आशा होती है। स्नीर होता है किसी को घूरना। स्नीर होता है भाई किसी को घूरना, गुस्से से घूरना। कॉम्प्लीमेंट होता है, देखो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर आई है, किसी की प्रशंसा करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। मेरा कोई फ्रेंड तैयार होके आया, मैंने बोल दिया भाई आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट वो होता है किसी पर प्रशंसा करना, तारीफ करना। आयरनी होता है किसी पर व्यंग्य कसना, किसी पर व्यंग्यात्मक रूप से कोई बात कहना।
ठीक है। आगे आता है जी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग ही क्या होता है? ट्रांस लाइट, जहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाए यानी पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट में भी ट्रांस दिखा तो ये तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। क्लियर होता है बिल्कुल साफ, शार्प होता है बिल्कुल तीखा, इसका एंटोनिम क्या बना? ओपेक। ओपेक होता है अपारदर्शिता। अपारदर्शिता, इससे लाइट भी पास नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अंदर ए प्रिंटिंग का एरर हो गया, ई आना था। एट वंस बिग एंड कॉल, क्या मीनिंग होता है भाई? मैंने ऐसे याद रखा, एट वंस बैक एंड कॉल, भाई किसी के कॉल पर है, किसी के इशारे पर ही काम करता है बंदा, यानी एक बंदा है, ये बंदा किसी दूसरे व्यक्ति के इशारे पर काम करता है, यानी ये वाला बंदा एक्चुअली में क्या है, इसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। तो इसका मीनिंग था टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। ठीक है, हो जाएगा, और इनमें से कोई लगता ही नहीं था। आगे है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। देखो एवरी ही तो कह दिया, एवरी का मतलब हर रास्ते को खोजा है इसने, अपनी चीज़ को पाने के लिए इसने हर रास्ते को खोजा है। यानी इसने क्या किया है जी, इसने क्या किया है, एक मिनट, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अवसर पर इसने मेहनत की है, हर अवसर पर इसने कोशिश की है। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, स्काउट का मीनिंग भी होता है सर्च करना, स्काउट का मीनिंग भी क्या होता है? सर्च करना, लेकिन इसका आंसर था जी डी, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे होता है बहुत इंपॉर्टेंट दिन। कैसे याद रखोगे? यूं याद रख लेना, पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के पास कोई अच्छा दिन आता था ना, उनकी लाइफ में कोई अच्छा दिन आता था, तो मैंने देखा था भाई वो क्या करते थे, लाल कलर का एक कपड़ा सा होता था, कागज़ तो होता नहीं था, एक वो रोल करके बंडल सा रखते थे, ऐसा ऐसा लाल कलर का कपड़ा होता था, और कोई अच्छी चीज़ होती थी जो आगे इतिहास में दर्ज करवानी है तो वो हमेशा इसके ऊपर लिखा करते थे। यानी क्या चीज़ थी वो? एक रेड लेटर डे थी भाई, ऐसा डे था कि आज इस रेड के ऊपर लेटर डालेंगे। यानी रेड लेटर डे क्या होता है? कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रेड लेटर डे क्या होता है जी? कोई इंपॉर्टेंट या फिर जॉयफुल ओकेजन होता है। ठीक है, ठीक है। आगे कहते हैं टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, ये तो कितनी बार किया, समथिंग अप टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, किसी की स्लीव में कोई चीज़ होना, इस चीज़ का मतलब होता है आपके पास में कोई सीक्रेट प्लान हो किसी चीज़ को करने का। टू हैव ए सीक्रेट प्लान फॉर समथिंग। ठीक है, आगे 25 में कहता है जी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। देखो इसके अंदर ही कह रहा है, इसके अंदर ही कह रहा है मोमेंट, कहता है भाई परिस्थिति ऐसी बन गई, मुझे ऐसा करना पड़ा। ऑन द स्पर ऑफ द का मीनिंग होता है एक्चुअली में, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मीनिंग होता है विदाउट प्लानिंग। जब हम कोई चीज़ करते हैं और बिना ही प्लानिंग के एकदम सडनली इंस्टेंटली मुझे उस चीज़ को करना पड़ा, लेकिन इसके अंदर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया। इसके अंदर क्या ऑप्शन लगता है? इसके अंदर ऑप्शन लगता है टू एक्ट एट वंस, कि भाई एक बारी के लिए आपने वैसे रिएक्ट किया क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। टू एक्ट डेलीलिबरेटली, डेलीलिबरेट का मतलब होता है प्री प्लान्ड, प्लानिंग करके किसी चीज़ को करना। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ फिलर्स हैं। क्या कहता है? एनलाइटमेंट वर ए स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। एनलाइटमेंट क्या होती है जी? मोक्ष। कहता है मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब आपको एक अवेयरनेस होगी और आप रिलैक्स हो जाओगे, इस तरह की कोई बात कर रहा है। तो ये ना एक्चुअली में बुद्धिस्ट के कोई प्रिंसिपल वगैरह होते हैं भाई, बुद्धिस्ट ग्रंथ के कोई प्रिंसिपल थे, तो ये ना एक्चुअली में बच्चों एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है ये? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और आप सभी बच्चों ने सीखा है यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कौन से टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ था भाई, तो वर्क क्यों लगाया? ऐसा थोड़ी है 20 सालों के लिए ये बात है, आगे ये बात बदल जाएगी, ये बात तो युगों युगों तक चलेगी जब तक धरती रहेगी, इसीलिए इसको प्रेजेंट इनडेफिनेट में डाल लेंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनलाइटमेंट इज ए स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। नो इम्प्रूवमेंट हट गया क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ था, हैड हट गया, पास्ट की बात करा। कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता कि जी हैज़ भी तो जब अकेला आता है तो इनडेफिनेट को दिखाता है, लेकिन उस टाइम पे वो पोजेशन दिखाता है। आई हैव ए कार अगर मैं कह देता हूँ, अभी इसका टेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट ही है क्योंकि हैव V1 है, लेकिन भाई अब तो पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो भाई एनलाइटमेंट का अधिकार थोड़ी है रिलैक्स्ड अवेयरनेस, इसीलिए मैंने इस हैज़ वाले ऑप्शन को भी हटा दिया। ठीक है, तो क्या आंसर आया इसका? इज आंसर आया। आगे कहता है आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो भाई कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। कैसे याद रखा मैंने? तो इसको यूं याद रखा था, कॉन्ग्रेचुलेट याद रख लिया था, कॉम्प्लीमेंट मुझे अपने आप याद हो गया था। कॉन्ग्रेचुलेट मैंने यूं याद रखा था, किसी को कोई कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो हमेशा स्टेज के ऊपर चढ़ के करते हैं, तो इसीलिए ना मैंने कह दिया था स्टेज के ऊपर से मैंने लिंक किया था ऑन, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या लगाते थे? ऑन लगाते थे। आगे 28 में कहता है ही शुड नॉट हैड इग्नोर्ड हिज फ्रेंड। अरे अरे देखो क्या अनर्थ कर रहा है,
कितनी बार सीखा हमने मोडाल के साथ वर्ब की नेचुरल फॉर्म। ये तो मेरे हिसाब में किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, और हुआ भी है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, आप अभी सीख रहे हो, सीख जाओगे। तो क्या कहता है, ही शुड नॉट हैड इग्नोर्ड हिज फ्रेंड। नहीं भाई, मोडाल के साथ में तो वर्ब की नेचुरल फॉर्म आनी चाहिए, सीखा था ना। कोई बच्चा मुझे बता दे अगर किसी बच्चे को पता हो तो, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर कि भाई मोडाल के साथ में वर्ब की नेचुरल फॉर्म क्यों आती है। आपने सीखा है, आपने रट्टे मारे, मोडाल के साथ में नेचुरल फॉर्म आती है, लेकिन मुझे किसी बच्चे को पता हो तो इसका जवाब दे कि वाई मोडाल ऑलवेज फॉलोज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नेचुरल फॉर्म क्यों आती है भाई मोडाल के बाद, बता देना मेरे को अगर किसी को पता हो तो। तो भाई हैड नहीं, क्या आना था, हैव आना था। ऑप्शन क्या बनता, शुड नॉट हैव। ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, आगे कहता है द जज आस्क्ड द लॉयर टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रूफ इन दी केस। जज ने वकील से कहा कि भाई कंसिस्टेंट रहे, सबूत वगैरह ढंग से पेश कर। इसके अंदर ना देखो, प्रूफ तो वर्ड ही नहीं आना था, प्रूफ तो लीगल टर्म्स में यूज नहीं होता। लीगल टर्म्स में ना कोरोबोरेशन तो होता है, पुष्टि करना, ये भी नहीं लगता, नो इम्प्रूवमेंट भी हट जाता। लीगल टर्म्स की अगर बात आती ना तो मैं दो वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाता। कौन कौन से दो वर्ड में, टेस्टिमोनी और एविडेंस। टेस्टिमोनी भी हो सकता था, एविडेंस भी हो सकता था, लेकिन जब बात लीगल टर्म की आई तो फिर एविडेंस ही बेस्ट चॉइस था, क्योंकि टेस्टिमनी वैसे सेल्फ अटेस्टेशन को भी बोल देते हैं। तो भाई यहाँ आंसर एसएससी ने एविडेंस माना था। ठीक है, आगे कहता है राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो। राजू ने मुझसे क्या रिक्वेस्ट की होगी भाई, राजू ने मुझसे क्या रिक्वेस्ट की होगी उसकी बर्थडे पार्टी की, बल्कि उस बेचारे ने मुझे इनवाइट किया होगा। तो रिक्वेस्टेड नहीं आ सकता था, इसीलिए नो इम्प्रूवमेंट हट गया। इंडल्ज्ड का मतलब तो होता है लिप्त होना, संलिप्त होना, और खासकर ये होता है किसी गलत चीज़ में संलिप्त होना, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इंस्पायर का मतलब होता है उसने मुझे कोई प्रेरणा वगैरह थोड़ी दी थी। राजू ने मुझे क्या किया था, इनवाइट किया था। क्या किया था, इनवाइट किया था। देख लो कितना आसान सा टेस्ट आता है सीपीओ का, बहुत ही आसान सा पेपर आता है। बस कल और एक दिन और सीपीओ का करेंगे हम। ये मैंने 4-5 सीपीओ के पेपर की प्रैक्टिस करवा दी। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर सीपीओ की प्रैक्टिस करवा दो, तो मैंने करवा दी भाई उनको। ठीक है, एक दो दिन भी क्या, कल और हम सीपीओ की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था 50वीं डेली डोज पर आपके लिए एक सरप्राइज है। 50 हो गए ना पूरे भाई, 50 हो गए। वो क्या मनाते हैं, मेरे ख्याल से सिल्वर जुबली मनाते हैं 50 होने पे, शायद सिल्वर पता नहीं, गोल्डन जुबली होती है, याद नहीं आ रहा। तो वो होएगी हमारी डेली डोज की, उस दिन आपके लिए सरप्राइज होगा। डेली डोज के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। ठीक है, बताएंगे आपको, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। पसंद आई हो डेली डोज, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। कमेंट्स में बताओ क्या कमी रह गई मुझसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।